हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं या बीएससी पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यूटी ऑफ जे या लद्दाख के किसी भी कॉलेज में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो गया चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो गया दोस्तों। तो अगर यहाँ पे आप एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो कैसे आपको यहाँ पे इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगी। तो दोस्तों, इसके लिए एक प्रोसेस होता है। इसके लिए सबसे पहले जेके भोपी की ओर से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है ये कराया जाता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीईटी। सीईटी का मतलब क्या है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो सबसे पहले किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपका जेके भोपी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। आप ये इस तरीके से समझिए कि एक एंट्रेंस टेस्ट आपका कराया जाता है और उसके बाद फिर एंट्रेंस टेस्ट में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रहती है, जो भी आप वहाँ पर मार्क्स स्कोर करते हो, उसी बेसिस पे यहाँ पे मेरिट तैयार होता है। फिर आपको यहाँ पे रैंक वाइज जो है काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आई होगी, आपने अच्छा किया होगा एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे आपके जो चांस है ना, फिर आपकी चॉइस रहती है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज लें या प्राइवेट कॉलेज लें, जो भी आपकी चॉइस है। मतलब आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको चाहिए होगा तो आपको यहाँ पे चांसेस जो हैं वो यहाँ पे बन जाते हैं, मतलब आपको मिलना ही मिलना है फिर गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है। काउंसलिंग के टाइम पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आपको एक चॉइस का फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपको कॉलेज की चॉइसेस डालनी होती है और फिर उसी बेसिस पर जो भी जैसे प्रेफरेंस, पहले नंबर पर आप कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दोगे, मतलब कौन सा कॉलेज आपको चाहिए होगा। दूसरे वाले कौन सा कॉलेज चाहिए दूसरे नंबर पर, तीसरे में आपकी क्या प्रेफरेंस रहती है। तो इस तरीके से आप वहाँ पर चॉइसेस जो हैं 3 4 5 चॉइसें आप दे सकते हैं। तो अगर आपकी रैंक अच्छी आई होगी तो पहले नंबर पर जो भी चॉइस आपने दी होगी वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही आपको यहाँ पर एडमिशन का, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, क्योंकि दोस्तों जेके भोपी जो है ना, इनका काम होता है सीट्स को फिलअप करना। जो यहाँ पे यूटी ऑफ जे या फिर यूटी ऑफ लद्दाख में जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जो सीट की फिलिंग का काम है वो जेके भोपी का है। तो हर साल यहाँ पे फॉर्म रिलीज होते हैं और यहाँ पे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। और साथ ही साथ सिलेबस क्या होता है जो आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, ताकि आपकी अच्छी रैंक आए दोस्तों और आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल सके। क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का सोचते हैं, तो उनको अच्छे से यहाँ पे प्रिपेयर होना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आप यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो है अच्छे से यहाँ पे दे सको। और गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं, इनमें सबसे बड़ा डिफरेंस दोस्तों फीस को लेकर हो जाता है। क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट आप जानते हो, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में फीस जो है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज। तो चलिए फिर इसी के बारे में देखेंगे कि सिलेबस भी क्या होता है, वो भी हम देखेंगे, फीस क्या रहती है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर बोपी की पूरी डिटेल दी गई है, इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जो फॉर्म्स वगैरह हैं एंडिंग मार्च में आपको देखने को मिल जाएंगे। अप्रैल में भी यहाँ पे फॉर्म्स जो हैं वो फिल किए जाएंगे। तो अगर आपको यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पे अच्छा खासा आपको टाइम अभी मिल रहा है, आप तैयारी कर सकते हैं जो भी यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है। फॉर्म जब भी निकलेंगे आपको यहाँ पे www.jkbhopi.gov.in पर जो है वो जाना होगा अप्लाई करने के लिए। और फॉर्म फिलिंग के लिए अगर आपको फॉर्म फिल वगैरह कराना है तो मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे कुछ एब्रीवेशंस यूज हुई हैं, इनको भी आप देख लीजिए। जैसे भोपी का मीनिंग होता है, भोपी मीन्स बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इससे एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आरबीए का मतलब आपको पता ही है, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया के जो रहने वाले होते हैं। पीएसपी मतलब जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं। जेकेपीएम मतलब जेएंड के पुलिस पर्सनल। एसपी मतलब स्पोर्ट्स पर्सनल। तो इस तरीके से। और ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट आपका जो सीईटी कराया जाता है ना, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है उसका आंसर आपको कहाँ पे करना होता है, ओएमआर शीट आपको दी जाती है। तो ओएमआर का मतलब क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर।
अब यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि बीएससी नर्सिंग के लिए या बीएससी पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे बताया गया द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो आपको जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई गई हैं ये आपको फुलफिल करनी है। सबसे पहले एक तो आपके पास डोमिसाइल हो यूटी ऑफ जे या फिर यूटी ऑफ लद्दाख की, जो भी आपका केस है। अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं यूटी ऑफ लद्दाख से तो जो एसटी सर्टिफिकेट इशू की गई होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ लद्दाख के द्वारा उसको यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा एज ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो एक तो कंडीशन यहाँ पर ये हो जाती है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। दूसरा यहाँ पे हो जाता है कि एटलीस्ट आप 17 साल के होने चाहिए, 17 साल। और 17 साल कब होने चाहिए? 31 दिसंबर 2025, क्योंकि नेक्स्ट आप यहाँ पर 2025 में फॉर्म लगाओगे ना तो यहाँ पे 17 साल की कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 31 दिसंबर 2025 को। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है कि आपने 12वीं पास किया हो एंड मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स 45 मार्क्स आपके होने चाहिए, मतलब 12th पास आप हो और 45% मार्क्स आपके हों फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एंड बायो में। और इंग्लिश आपने अलग से पास की होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट में 40% मिनिमम मार्क्स आपके हों फ्रॉम स्टेट बोर्ड स्कूल रिकॉग्नाइज होना चाहिए बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हैविंग साइंस सब्जेक्ट एंड इंग्लिश ओनली। तो रिकॉग्नाइज होना चाहिए जहाँ से भी आपने 12th किया होगा वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। और जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं रिजर्व कैटेगरीज में, द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 3 कोर सब्जेक्ट, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट है ना, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 40% आपके लिए बताया गया कि 40% अगर आपके 3 कोर सब्जेक्ट में आए होंगे तो यहाँ पे एलिजिबल हो आप। आपके लिए 5% का यहाँ पे कंसेशन बताया गया है, बाकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45% बताया गया है। और क्योंकि आप यहाँ पर मेडिकल लाइन में जाने का सोच रहे हो तो यहाँ पे मेडिकली भी आप क्या होने चाहिए? फिट होने चाहिए। मेडिकली क्या होने चाहिए? फिट होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो कैंडिडेट्स, अब नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है, जो कैंडिडेट अपीयरिंग है मतलब जिनका 12th का भी रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, नहीं आया है, वो भी एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, मतलब फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, एंट्रेंस टेस्ट में भी बैठ सकते हैं। जो सीट यहाँ पे कराया जाएगा ना उसमें आप बैठ सकते हैं, लेकिन जब सीईटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, रिजल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा या फिर जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे आगे, तो उस टाइम तक आपका जो 12th है वो क्लियर हो जाना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू द रेस्पेक्टिव कॉलेज। If selected, otherwise their candidature shall be automatically cancelled without any further। अगर 12th आपका क्लियर नहीं होगा, क्योंकि आगे जब भी आपको सीट या कॉलेज मिलेगा वहाँ पे आपको 12वीं की सर्टिफिकेट दिखानी पड़ेगी, तो अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, कैंडिडेचर शैल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल बिना किसी फर्दर नोटिस के। अब नेक्स्ट है यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज। तो नेक्स्ट यहाँ पे बताया कि बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास हो, 31 दिसंबर 2025 को आप 17 साल के कम से कम हो, और 12वीं पास आपने किया हो विद साइंस से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से आपने क्या किया हो? 12th क्लियर किया हो, और इंग्लिश भी मतलब आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12th क्लास में। रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने किया होना चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स के साथ, या फिर इससे अबोव है तो अच्छी बात है, मिनिमम 50% होने चाहिए। फॉर ओपन मेरिट 40%, और जो ओपन मेरिट में आते हैं 40% या फिर इससे अबोव
50% रखा गया ओपन मेरिट के लिए और 40% रखा गया जो रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो एग्रीगेट आपके इतने मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरीज में जो आते हैं उनको 40%, जो अनरिजर्व में आते हैं, जो जनरल में आते हैं, उनको 50%। ठीक है, एग्रीगेट इतने मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए, ज़्यादा है तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे जो अपीयरिंग है, मतलब जिनका रिजल्ट वगैरह नहीं आया, फॉर्म फिल कर सकते हैं वो भी, लेकिन लास्ट तक आपका 12th क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आता है यहाँ पे दोस्तों लेटरल एंट्री। तो लेटरल एंट्री टू कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन डिप्लोमा इन कंसर्न स्ट्रीम हैविंग पास। तो लेटरल एंट्री टू द कैंडिडेट्स हैविंग ऑब्टेन, जिन्होंने डिप्लोमा ऑब्टेन किया है कंसर्न स्ट्रीम के अंदर, हैविंग पास 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है और डिप्लोमा आपने किया है पर्टिकुलर स्ट्रीम में और रजिस्टर्ड है विद जे के पैरामेडिकल काउंसिल। तो लेटरल एंट्री वालों के लिए क्या बताया गया, डिप्लोमा होना चाहिए, हैविंग डिप्लोमा, जो भी जिस स्ट्रीम से आपने डिप्लोमा किया आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, आप यहाँ पर जे के पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड होने चाहिए और 10+2 आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट से पास किया होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी फॉर बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। अब यहाँ पे देखो बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज सिक्किम और श्रीनगर में यहाँ पे कराया जाता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, एक तो दोस्तों दूसरा यहाँ पे 10+2 पास आपने किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जैसे सब्जेक्ट से, और इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% मार्क्स के साथ जनरल कैटेगरी वालों के लिए, 40% मार्क्स जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। 17 साल के कम से कम हो। 31 दिसंबर 2025 यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा, 2025 यहाँ पर आ जाएगा। तो 31 दिसंबर 2025 तक आपका आप जो है 17 साल के होने चाहिए। और बाकी जो कैंडिडेट्स अभी रिजल्ट वगैरह जिनका नहीं आया है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट तक जब काउंसलिंग के टाइम या एडमिशन के टाइम पर आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब 12th आपका क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये थे यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी इसके अलावा यहाँ पे हम देखेंगे और भी इसके रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट होगा। अब फीस स्ट्रक्चर, तो फीस स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने बताया कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में जो भूपी है इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, देयरफॉर नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या पता हो सकता है कि फीस यहाँ पर जो है वो रेज हो चुकी होगी सब्सिक्वेंटली। तो फीस जो है, मतलब इनका कहने का मतलब है कि फीस यहाँ पे टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, हो सकता है फीस जो है बढ़ गई होगी। तो इसलिए यहाँ पे जेके भूपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। जेके भूपी ओनली यहाँ पे सीट्स को फिलअप करने का काम करता है और एग्जाम आपका कंडक्ट कराता है पहले। ठीक है, ये काम इनका होता है। तो बाकी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उस कॉलेज में आप एक्चुअल कितनी फीस चार्ज की जा रही है वहाँ से आप एक बार कंफर्म कर सकते हैं बिफोर फिलिंग अप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला है जेके भोपी ने कि फॉर्म को, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले एक बार आप कॉलेज जो है कॉलेज अथॉरिटी से एक बार पता कर लीजिए कि एक्चुअली यहाँ पर जो इस साल जैसे 2025 में आप एडमिशन ले रहे हो तो 2025 में एक्चुअली कितनी फीस जो है चार्ज की जाएगी आपसे। एप्लीकेशन फॉर्म जब भी निकलेंगे ऑनलाइन मोड से, जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन मोड से ही सबमिट किए जाएंगे। इसके लिए www.jkbhopi.gov.in पर आपको जाना होगा। फीस यहाँ पर 1,000 रुपये की आपको रखनी पड़ेगी साथ में, क्योंकि फॉर्म की फीस 1,000 रुपये यहाँ पे लगने वाली है। और ये जो 1,000 रुपये है ये आप डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड जैसी फैसिलिटी से पे कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऑनलाइन ही आपको ये जो फीस है ये यहाँ पे पे करनी है। फिर यहाँ पर बताया गया सैंपल कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पे वीरेंद्र शर्मा जी के एग्जांपल बताई गई है। जैसे वीरेंद्र शर्मा ने देखो कैसे नाम अपना लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको भी लिखना है। फादर्स नेम देखो कैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा, इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ जैसे यहाँ पे मेंशन की गई है ना, वैसे ही आपको भी फॉर्म पे मतलब लिखना है, ऐसे फॉर्म आपको सबमिट करना है। और फॉर्म जब आप यहाँ पे फिलअप कर रहे होंगे उस टाइम पे आपको डोमिसाइल अपलोड करनी है अपनी, मार्क्स जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको अपलोड करना है, जैसे 12वीं का 10वीं का जो भी आपके पास होगा वो आपको अपलोड करना है। 10वीं का तो आपको करना ही करना है एज ए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। और कैटेगरी का अगर आप यहाँ पे बेनिफिट लेना चाहते हैं, रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हो तो वो सर्टिफिकेट आप ज़रूर यहाँ पे लगाइए अगर उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो। और फिर यहाँ पे बताया गया कि जो लेटरल एंट्री कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे बताया गया कि वो डिप्लोमा
एंड रजिस्टर्ड बाय J&K पैरामेडिकल काउंसिल, वो यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये है दोस्तों फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर, जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं अंडर लेटरल एंट्री कैटेगरी में। ओके, उसके अलावा यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब का इम्प्रेशन अपलोड करना है, उनका फॉर्मेट क्या है, कितना साइज है, ये सारा यहाँ पे बताया है। जैसे देखिए फोटोग्राफ जो आप यहाँ पे खींचोगे उसका बैकग्राउंड जो है लाइट कलर्ड होना चाहिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन की जो इमेजेस हैं वो आपको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर अपलोड करनी है। मैक्सिमम साइज जो फोटो का होगा, सिग्नेचर का होगा, वो थंब इम्प्रेशन का होगा, वो होना चाहिए 10 से लेकर 50 KB तक। अगर होगा तो अपलोड हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा या कम मतलब यहाँ पे इसका साइज रहेगा तो फिर अपलोड नहीं होगा। फोटो कैसा होना चाहिए, तो इस तरीके का होना चाहिए। देखो जैसे इनका सुरेंद्र शर्मा जी का है ना, इसी तरीके का फोटो आपका होना चाहिए, मतलब लाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए पीछे, नीचे नाम आपका दिखना चाहिए क्लियरली, और डेट भी यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन की है वैसे ही आपको लेटेस्ट डेट, जिस दिन भी आप फोटो खींचोगे उस दिन की डेट आपको डालनी है। ये नाम और जो डेट है ना ये यहाँ पे मतलब शो होनी चाहिए। तो ये सैंपल बताया गया एक तरह से आपको, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, और बिना गॉगल के और बिना केप के आपको फ़ोटो खींचना है। और अगर नज़र का चश्मा लगा है तो वो अलाउड है, उसमें आप खींच सकते हो। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया है कैसे आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करना है, कैसे विजिट करना है, कहाँ पर क्या प्रेस करना है, ये सारा यहाँ पे डिटेल बताई गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि इसके लिए यहाँ पे सिलेबस क्या रहता है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी मेक पेमेंट बाय डिज़ायर मोड, यहाँ पे देखो डिज़ायर मोड्स बताए गए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो फीस है उसकी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके एडमिट कार्ड आते हैं, और बिना एडमिट कार्ड के आपको यहाँ पे जहाँ पे भी मतलब आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा ना, तो बिना एडमिट कार्ड के आपको वहाँ पे अलो नहीं किया जाएगा। जब भी एडमिट कार्ड आएंगे उस टाइम पर आपको www.jkbhop.gov.in पर जाना होगा। यहाँ से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट निकालना है, क्लियर प्रिंट एक निकालिएगा जिसमें क्लियरली सब चीज़ें दिख रही होंगी, और वो एडमिट कार्ड लेके आपको एग्ज़ाम देने जाना है जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम होगा। तो साथ में कोई आईडी प्रूफ भी आप अपने साथ में रख सकते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी हो गया, जो भी आपके पास है वो आप अपने साथ में रखिए। और वहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए जो भी एडमिट कार्ड पर जहाँ पर भी आपका सेंटर, डेट, टाइमिंग दी होगी वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। और सेंटर जो है ना दो जगह पे होते हैं, एक तो श्रीनगर होता है, एक जम्मू, दो जगह पर होते हैं, और साइमल्टेनियसली मतलब दोनों जगह पर एग्ज़ाम कराया जाता है। और जो भी सेंटर आपको दिया जाएगा, और सेंटर कैसे आपको मिलेगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे ना उसमें आपको मतलब वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर आप सेंटर चाहते हैं, श्रीनगर जाना चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए या जम्मू आना चाहते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो जो भी आपकी वहाँ पे चॉइस होगी तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सेंटर मिलेगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। और एग्ज़ामिनेशन में जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश भाषा में पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस होंगे। ओके, इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके अलावा जो नेचर है क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन पेपर का नेचर क्या होगा, एक बुकलेट टाइप की आपको मिलेगी, क्वेश्चन बुकलेट आपको मिलेगी, कई सारे पेजेस उसमें होंगे, मतलब क्वेश्चंस होंगे, एक बुकलेट टाइप की मिलेगी, तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस होंगे, मैं अभी बताऊंगा कितने क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इट शैल बी द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि एक बार आप क्वेश्चन बुकलेट को चेक कीजिए बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने से पहले एक बार आप बुकलेट को चेक कीजिए। हो सकता है कि कहीं से वो डैमेज हो, कोई मिसिंग क्वेश्चन हो, उसमें कोई ब्लैंक पेज हो या मिसिंग पेज हो, तो एक बार आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ खराबी है, कोई डिफेक्ट है, तो आप जो भी वहाँ पे ड्यूटी, जिनकी भी ड्यूटी होगी, कंसर्न इन्विजिलेटर जो वहाँ पे होंगे उनके नोटिस में लाइए, वो आपको सेम सीरीज़ की, जैसे मान लीजिए ए सीरीज़ की है, बी सीरीज़ की है, सी सीरीज़ की है और डी सीरीज़ की है,
सीरीज वाइज यहाँ पे क्वेश्चन बुकलेट है। तो आपको हो सकता है डी सीरीज की यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है वो डी सीरीज का मिला हो, तो वहाँ पे वो आपको रिप्लेस कर देंगे, सेम डी सीरीज का जो है ना क्वेश्चन पेपर आपको चेंज करके देंगे अगर आपके मतलब पेपर में कोई डिफेक्ट होगा तो इसमें बेनिफिट आपका ही है ना दोस्तों, तो इसलिए जिम्मेवारी बनती है आपकी, एक बार चेक कीजिए अटेम्प्ट करने से पहले। अब देखो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का, बीएससी पैरामेडिकल का और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का दोस्तों एक सिंगल पेपर आपको मिलेगा, जिसमें फिजिक्स से 60 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से भी 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बायो से भी आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन हो गए ना, और ये 180 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 3 घंटे की टाइमिंग देंगे। कितने? 3 घंटे की टाइमिंग देंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब माइनस किए जाएंगे मार्क्स आपके अगर किसी भी क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया तो। अब आंसर कैसे करना है आपको? क्वेश्चन पेपर तो मिल गया, लेकिन आंसर कैसे करना है? तो आंसर के लिए आपको मिलेगी OMR आंसर शीट। OMR जिसका मैंने शुरू में बताया था, ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी ना। तो यहाँ पर ये आपको OMR आंसर शीट दी जाएगी, और जो भी क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर आपको OMR आंसर शीट पे करना होगा। किस तरीके से? तो एग्जाम्पल इन्होंने बताई है, जैसे यहाँ पे देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था, 4 ऑप्शन है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था। ऑप्शन है 4 टोटल। तो किस में मिला था इनको? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था। ऑप्शन नंबर 2 है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मिला था। ऑप्शन नंबर 3 है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मिला था, या फिर लेजर में मिला था, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका राइट आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। तो कैसे आपको OMR आंसर शीट में आंसर करना है? तो देखिए यहाँ पे करके बताया है, ये देखो ऑप्शन ए पार्ट में इन्होंने बताया है, ये 10वां क्वेश्चन, ये 11वां क्वेश्चन है, ये 12वां और 13वां। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने डार्क करके बताया है। इसी तरीके से आपको OMR आंसर शीट पे जो भी ऑप्शन लगता है आपको कि राइट है, उस पर आपको डार्क करना होगा, ब्लू पेन से आपको डार्क करना होगा, और सर्कल से बाहर आपको डार्क नहीं करना है, आधा सर्कल आपको ड्रा नहीं करना है, पूरे सर्कल में आपको ड्रॉ करना है। और ये जो दूसरा तरीका यहाँ पे बताया गया, ये बताया गया कि ये गलत तरीका है, ऐसा आपको नहीं करना है। जो ये वाला तरीका है फर्स्ट वाला, यही तरीका एक राइट तरीका है आंसर देने का। पेपर जब भी आपका होगा वहाँ पर आप 15 मिनट पहले ही रिपोर्ट करोगे, आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा कब आपको जाना है और कितने बजे आपका पेपर है। तो पेपर से कुछ टाइम पहले वहाँ पे रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती है, अटेंडेंस वगैरह, तो उसके लिए आपको वहाँ पे टाइमली वहाँ पे पहुँचना है। अब सिलेबस में देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपके पास अभी टाइम है। तो अगर आपको बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल या बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेनी है, तो आप इस सिलेबस को अच्छे से तैयार कीजिए। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप अच्छे से तैयारी करोगे, एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे, आपकी रैंक अच्छी होगी, तो आपको यहाँ पे आपकी मनपसंद का कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे सिलेबस में बताया गया कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ना, ये बेस्ड है 12th क्लास का जो आपका सिलेबस है। तो 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसी सिलेबस को आपको पढ़ के जाना है, वहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो 12th क्लास की जो फिजिक्स है, 12th क्लास की जो फिजिक्स है दोस्तों, यहाँ से आपको 60 मार्क्स का टोटल पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में अभी बताया था, 60 मार्क्स का फिजिक्स से पूछा जाएगा। तो चैप्टर वाइज यहाँ पे बताया गया कि कितने मार्क्स का कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा। तो फिजिक्स में पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करके जाना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है फिजिक्स का, वो है काइनेमेटिक्स का, वो यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन, यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 12th क्लास की फिजिक्स। वर्क एनर्जी एंड पावर, यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा एग्जाम में। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ग्रेविटेशन से 2 मार्क्स का।
प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। थर्मोडाइनेमिक्स से 2 मार्क्स का। इस तरीके से बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, इस वाले चैप्टर से भी 2 मार्क्स का। ऑसिलेशन एंड वेव्स से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से भी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये सारा आपको तैयार करना है। इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटेलिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड their relation with electric current, Ohm's law, electric resistance, VI characteristic। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं आपको तैयार करने, 4 मार्क्स के यहाँ से पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, यहाँ से भी 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऑप्टिक्स से 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऑप्टिक्स से ज्यादा मार्क्स का यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखो 7 मार्क्स का यहाँ से पूछा जा रहा है, लेकिन आपको तैयार तो सारे टॉपिक्स करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, यहाँ से 2 मार्क्स का होगा। 2 मार्क्स का यहाँ से पूछा जाएगा। एटम्स एंड न्यूक्लियस से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से यहाँ पे 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। कम्युनिकेशन सिस्टम से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। और फिर यहाँ से इस तरीके से चैप्टर वाइज यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। फिर यहाँ से शुरू हो जाता है केमिस्ट्री का पोर्शन। तो केमिस्ट्री से भी यहाँ पे कितना पूछा जाए, टोटल 60 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर वाइज यहाँ पे भी बताया गया है। तो केमिकल अर्थमेटिक एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर से 3 मार्क्स का। केमिकल इक्विलिब्रियम से 4 मार्क्स का। फिर उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। सॉल्यूशन से 2 मार्क्स का। केमिकल थर्मोडाइनमिक्स से 4 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। सॉलिड स्टेट एंड स्टेट्स ऑफ मैटर से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री से टोटल 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 11, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, तो यहाँ से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आते हैं, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग लेंथोनाइड्स, तो यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, यहाँ से 4 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर है नोमेनक्लेचर एंड बेसिक कंसेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से 3 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। हाइड्रोकार्बन से 3 मार्क्स का। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, यहाँ से 2 मार्क्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप सेकंड, यहाँ से 3 मार्क्स का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप थर्ड, यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। और एक और चैप्टर यहाँ पे है, और भी कुछ चैप्टर हैं, देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, यहाँ से 3 मार्क्स का। और पॉलीमर्स से आपका यहाँ पे 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आपको सारे तैयार करने पड़ेंगे। फिर आता है बायो का पोर्शन, 12th बायोलॉजी। ओके, तो यहाँ से भी कितना टोटल पूछा जाएगा, 60 मार्क्स का यहाँ से भी पूछा जाएगा। और इसमें चैप्टर कौन से हैं, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, यहाँ से 3 मार्क्स का। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ प्लांट, यहाँ से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। प्लांट फिजियोलॉजी से 7 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। जेनेटिक्स से 5 मार्क्स का। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो यहाँ से 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर से 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, यहाँ से 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन, यहाँ से 4 मार्क्स का। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी से 8 मार्क्स का पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से ज़्यादा पूछा जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से। लेकिन ये सारे देखो टॉपिक्स बहुत सारे हैं, तो ये सारा आपको तैयार करना पड़ेगा। यूनिट नंबर 12 है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन से आपको यहाँ पे 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 3 मार्क्स का। उसके बाद है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 3 मार्क्स का। और नेक्स्ट है यहाँ पे यूनिट नंबर 15 है
बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, तो यहाँ से भी आपका 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम देखें मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा चैप्टर वाइज, कौन से जो चैप्टर है वहाँ से कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ना एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होने वाला है, तो 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कितने मार्क्स करेंगे, 180 मार्क्स करेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 करके। तो यहाँ पे आपने देखा चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आपको पूछा जा रहा है। कई ऐसे चैप्टर हैं जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो वहाँ से पूछे जाएंगे, और कई ऐसे चैप्टर हैं जहाँ पर 2-2 मार्क्स का या 2-2 क्वेश्चन आप कह लीजिए कि आपको वहाँ से पूछे जाएंगे। लेकिन तैयार आपको ये सारा करना पड़ेगा अगर आप यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने मनपसंद का कॉलेज मिले, तो आपको ये 12th का जो सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये आपको अच्छे से तैयार करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पे जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है, उसके बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलता है, उसमें आपको पता लग जाती है कि आपकी रैंक क्या आई है। फिर रैंक वाइज जो है ये आपको काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, जिसमें आपको कॉलेजेस जो हैं वो अलॉट किए जाते हैं, और यहाँ पे जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो भी आपको पे करनी होती है, तो वो अलग बात है दोस्तों। द कैंडिडेट शैल हैव टू डिपॉजिट फीस ऑफ ऑनलाइन आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फीस, द प्रेफरेंस फॉर्म ऑफ द कैंडिडेट विल बी लॉक्ड। तो यहाँ पे इन्होंने बताया 1000 रुपये की फ़ीस जो आपको फॉर्म की लगने वाली है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। उसके बाद जब काउंसलिंग के लिए आप जाओगे, तो उसमें जब भी आपको बुलाएंगे ना उस टाइम पर ये सारी चीज़ें दी होंगी कि कितनी क्या फ़ीस वहाँ पे आपको काउंसलिंग की पे करनी होगी। वहाँ पर जो जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे, जम्मू जाओगे या श्रीनगर जाओगे, जहाँ पर भी काउंसलिंग के लिए आप जाओगे, तो वहाँ पर बाहर जो है मशीन लगी होती है, और उन मशीन्स के थ्रू आपको जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उससे आपको जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो आपको पे करनी होती है, और बिना काउंसलिंग फ़ीस के आपको वहाँ पे अटेंड नहीं दिया जाता है करने। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पे कॉलेजेस की जो अलॉटमेंट है वो यहाँ पे होती है। देखो यहाँ पे बताया भी गया है, ड्यूरिंग द ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग फीस ऑफ 1000 शैल हैव टू पेड ऑनलाइन एज द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ब्रोक्योर। तो जब आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आप जाओगे ना लास्ट पर, तो 1000 रुपये की आपको फीस जो है पे करनी होगी, और बिना काउंसलिंग फीस के आपको वहाँ पे काउंसलिंग जो है अटेंड नहीं देंगे करने, और फीस जो है पीओएस मशीन्स वहाँ पर अवेलेबल होंगी भोपी ऑफिस के बाहर, जम्मू में भी श्रीनगर में भी वहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं, जिनके थ्रू आप वहाँ पर क्या करते हो, फीस पे करते हो। तो इस तरीके से कॉलेजेस की अलॉटमेंट यहाँ पर होती है। उसके बाद आपको कॉलेजेस जब यहाँ पे काउंसलिंग आप अटेंड करते हो, उसको उस दौरान जो भी काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिलते हैं, या फिर आप कह लीजिए कि जो भी आप प्रेफरेंस वहाँ पर आप देते हो, कौन सा आपको कॉलेज चाहिए होगा, तो उस हिसाब से जब आपको कॉलेज वहाँ पे मिलते हैं, उसके बाद लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाती है 2-3 दिन के अंदर अंदर। जो लिस्ट है वो निकाल निकाल दी जाती है, जिसमें आपको टाइम दिया जाता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक आपको क्या करना है, वहाँ पे कॉलेज में रिपोर्ट करना है जो भी कॉलेज आपको मिला हुआ है। तो वहाँ पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ पे जाना पड़ता है अपने कॉलेजेस में। और कॉलेज में जब आप जाते हो, तो वहाँ पर उनकी ओर से जो एफिडेविट वगैरह या जो भी चीज़ें, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है वो वहाँ पे मांगा जाता है। वहाँ पर आपको फीस भी पे करनी होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपकी आपकी सीट है या फिर आपका कॉलेज जो है वो मतलब एक तरह से कंफर्म हो जाता है कि आपको यहाँ पर जो एडमिशन है वो मिल चुकी है। ठीक है। सो आई होप दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है आपका तो मुझे आप बता सकते हैं। सो बाकी जितनी भी चीज़ें इसके रिगार्डिंग में है वो मैं आपको अपडेट करते जाऊँगा। सो थैंक यू वेरी मच।